हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर बात करें हम लोग पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण को समझे थे और संख्याओं के बारे में समझे थे कि संख्याएं होती क्या है। समझे? अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं संख्या का गुणनखंड। समझे? यानी कि आज हम लोग संख्या के गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि आखिर ये गुणनखंड होता क्या है। समझे? तो चलो देखो, अगर मान लेते हैं कोई एक संख्या अगर दूसरी संख्या को विभाजित कर दे, यानी कि दूसरी संख्या में पूरा का पूरा भाग चला जाए, समझे, तो जो विभाजित करने वाली जो संख्या होगी उससे ही हम गुणनखंड कहते हैं। समझ रहे हो? क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो यहां देखो, जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ये चीज ध्यान रखोगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो हम 28 लेते हैं। ठीक है ना? 28, अगर हम 28 के गुणनखंड की बात करें तो क्या हो सकता है? बता सकते हो 28 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? जैसे देखो, एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि अगर कोई संख्या है वो किसी अन्य संख्या को विभाजित कर दे, तो जो विभाजित करने वाली संख्या होगी ना, वो क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। जैसे मान लो ये 28 है, तो 28 को बताओ, एक विभाजित कर देगा ना, तो एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। किसका? 28 का। ठीक है, दो भी विभाजित कर देगा, इसी तरह से 4 भी विभाजित कर देगा। समझ रहे हो? फिर 7 भी विभाजित कर देगा और 14 भी विभाजित कर देगा। बोलो, विभाजित कर देगा कि नहीं कर देगा? तो जो भी विभाजित किया इसको, इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ देखो, एक से विभाजित हो जाएगा ये, मतलब एक इसका गुणनखंड हो गया। दो से भी विभाजित हो जाएगा, फिर 4 से भी विभाजित हो जाएगा, फिर 7 से भी विभाजित हो जाएगा और फिर ये 14 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ 28 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और 14 भी हो जाएगा। समझे? बोलो, कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर मान लो मैं कहूं कि 20 के गुणनखंड बताओ, क्या क्या हो सकते हैं? तो बताओ, 20 एक से भी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा। दो से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब दो भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, जिससे विभाजित हुआ वो गुणनखंड हुआ। समझे? उसी तरह से 10 से भी विभाजित हो जाएगा, तो 10 भी 20 का गुणनखंड हो जाएगा। यानी 20 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 5 और 10। समझे? बोलो, कोई दिक्कत है? अच्छा, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख, ये तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड लिखा। समझे?
गुणनखंड के बारे में बताया, लेकिन अगर मान लो हम कहें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो देखो बस गुणनखंड में क्या जुड़ गया है, अभाज्य जुड़ गया है। इसका मतलब गुणनखंड भी हो और वो संख्या अभाज्य हो तो वही क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर दो एक की बात करें, गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। दो गुणनखंड है लेकिन अभाज्य भी है। 4 गुणनखंड है लेकिन अभाज्य नहीं है। 7 गुणनखंड भी है और अभाज्य भी है। 14 गुणनखंड है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि एक ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या भी हो उसको हम क्या कह देंगे, अभाज्य गुणनखंड कह देंगे। तो बताओ, अगर हम 28 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो बताओ क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ इसमें केवल किसको लिखा जाएगा, 2 को लिखा जाएगा और किसको लिखा जाएगा, 7 को लिखा जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखना। गुणनखंड का मतलब सबको लेना है जिससे कट जाए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब उन्हीं को लेना है जो कि अभाज्य संख्या हो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। तो ये रहा गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब हम बात करेंगे गुणनखंड वृक्ष की। ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, तो देखो अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े, गुणनखंड के बारे में जाने। जो गुणनखंडों की श्रृंखला बनती है, अगर उस श्रृंखला को एक वृक्ष के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। यानी कि अगर कोई संख्या है, समझ रहे हो, तो उसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे, अगर उनको एक वृक्ष के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, गुणनखंड वृक्ष कहलाएगा। समझे, क्या कहलाएगा बताओ, गुणनखंड वृक्ष कहलाएगा। संख्याओं की वह श्रृंखला जिनको गुणनखंड वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ठीक है, बोलो समझे। अच्छा चलो देखो, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो हम कहें 30 को हम लोग गुणनखंड वृक्ष के रूप में दर्शाते हैं, तो जैसे देखो उदाहरण, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 30 का गुणनखंड अगर वृक्ष बनाना चाहे, गुणनखंड वृक्ष, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, देखो जल्दी से। तो देखो 30 को ले लो, समझे, और 30 को एक बॉक्स में कर दो, ठीक है, बात समझे। अब क्या करना है, नीचे इसके 2 बॉक्स बनाते जाना है। जैसे इसके नीचे मैं 2 बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितने बॉक्स बताओ, 2 बॉक्स। ये ध्यान रखना, नीचे हमेशा 2 बॉक्स बनाना है। इधर लिखना है जिससे कटेगा, इधर अभाज्य संख्या को लिखना है और भाग देने पे जो बचेगा उसको इधर लिखना है। तो मान लो यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 से कितने बार में कटेगा बताओ, 15 बार में कटेगा। 15 दूना 30 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब इस संख्या के नीचे 2 बॉक्स बनाओगे, यहां देख सकते हो 2 बॉक्स, ठीक है। अभी बताओ ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। कितनी बार में, 5 बार में, समझे ना। तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो देखो ये रहा गुणनखंड वृक्ष, समझे, किसका,
30 का। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। अच्छा, उसी तरह से मान लो अगर मैं 48 का बनाना चाहूँ, 48 का अगर गुणनखंड वृक्ष बनाना चाहूँ तो बना सकते हो तुम लोग। जैसे मान लो 48 को लिख दो बॉक्स में, ठीक है ना, उसके नीचे 2 बॉक्स बनाओ। अभाज्य संख्या को इधर लिखना, जिससे कटेगा भाग देने पे जो बचेगा इधर लिखना। तो बताओ कितने से कटेगा? 2 से। कितने बार में कटेगा? देखो 2 दूना 4, 2 चौके 8। सही है। फिर 24 के नीचे 2 बॉक्स बनाओ। बताओ अभी कितने से कटेगा? अभी भी 2 से कटेगा, ठीक है। कितने बार में? 12 बार में कटेगा। बोलो कटेगा ना? अभी भी 2 बॉक्स बनाते जाओ, ठीक है, जब तक कि अभाज्य संख्या इधर ना आ जाए। कितने से कटेगा? 2 से। कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। सही है ना? अच्छा, आगे देखो क्या होगा। अभी भी 2 बॉक्स बनाओ, क्या होगा जल्दी बता दो। कितने बार में जाएगा? 2 से भाग दो, 3 बार में जाएगा। अभाज्य संख्या आ गया, छोड़ दो। तो देखो ये रहा गुणनखंड वृक्ष। बताओ समझ में आया? तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा हेडिंग है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझे? तो देखो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले मुझे बताओ क्या भाज्य संख्या के बारे में जानते हो? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो इस प्रमेय में क्या ध्यान रखना है कि जो भाज्य संख्या है ना, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझे? तो देखो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो देखो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम 10 की बात करें तो 10 कौन सी संख्या है बताओ? 10 भाज्य संख्या है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या इसको 2 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं? तो बताओ 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब भाज्य संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझे ना? बोलो उसी तरह से अगर मान लो मैं 30 लिख दूं तो 30 क्या होगा बताओ? 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। तो देखो हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि अगर कोई भाज्य संख्या है ना तो उसको कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझे? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की, ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक की मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं हेडिंग लिख रहा हूं लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखना समापवर्त्य है, ठीक है। अच्छा
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो इसको हम संक्षिप्त रूप में क्या बोल सकते हैं। अगर बात करें संक्षिप्त रूप की, संक्षिप्त रूप, तो इसको हम हिंदी में लॉसो बोल सकते हैं और इंग्लिश में एलसीएम बोल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लघुत्तम समापवर्त्य को ही लॉसो बोलते हैं, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो चाहे लघुत्तम समापवर्त्य कहे, चाहे लॉसो कहे, चाहे एलसीएम कहे, एक ही बात है। ठीक है ना। अच्छा देखो, मल्टीपल का मतलब समझते हो क्या। मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा, समझे। अब देखो यहाँ पे वो मल्टीपल कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, देखोगे उदाहरण। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 6 और 9 का लॉसो ज्ञात करो, तो लॉसो ज्ञात करने का मतलब क्या है, मल्टीपल लेना है, वो भी कॉमन होना चाहिए और लोवेस्ट यानी सबसे कम होना चाहिए। तो जैसे मान लो 6 का अगर मल्टीपल लिखूं, ठीक है, 6 का मल्टीपल, तो 6 का पढ़ा लिखो, बताओ क्या होगा। 6 12, ठीक है, 18 24, समझ रहे हो ना। ठीक है, 30 36 42, समझ रहे हो। फिर क्या हो जाएगा, 48, फिर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 54, फिर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर 9 के मल्टीपल की बात करूं, तो 9 का मल्टीपल क्या होगा, जल्दी बता दो। 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 7 63, 9 8 72। ठीक है ना, बस इतना ही रहने देते हैं, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो मैंने 6 का मल्टीपल लिख दिया और 9 का मल्टीपल लिख दिया। ठीक है ना। तो देखो मल्टीपल लेना है, वो भी कॉमन। तो आ जाओ, दोनों में कॉमन मल्टीपल खोजो। तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, बोलो, 18 दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, जल्दी से बता दो। 36 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 54 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। तो बताओ 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल 18 भी है, 36 भी है और 54 भी है। लेकिन अगर हम इनमें लोवेस्ट की बात करें, सबसे कम की बात करें, तो बताओ इनमें सबसे कम कौन है, बताओ, 18 है ना। तो यही हमारा लॉसो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी एलसीएम क्या लिखे, जल्दी बता दो। 18 36 54 कौन होगा, तो ये हो जाएगा 18। क्या समझ में आया सबको, बता दो जल्दी से। अगर नहीं समझ में आया तो बताना जरूर। ठीक है ना, बोलो। तो ये रहा हमारा लघुत्तम समापवर्त्य का मीनिंग। अभी मैं निकालना नहीं बता रहा हूं, मीनिंग बता रहा हूं। आगे बढ़े। अच्छा, अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक, अगर हम महत्तम समापवर्तक की बात करें तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अच्छा देखो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर इसका संक्षिप्त रूप कहें तो क्या बोल सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप बता सकते हो, रूप। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, इसका म ले लो, इसका स ले लो, तो मस हो जाएगा। अगर यहां से लेना चाहोगे तो एच सी और क्या हो जाएगा, एफ। तो ये रहा इसका संक्षिप्त रूप। यानी महत्तम समापवर्तक बोलो, चाहे मसो बोलो, चाहे एससीएफ बोलो, एक ही बात है।
ठीक है ना। अच्छा देखो लॉसो में क्या लेना था, मल्टीपल लेना था, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, फैक्टर लेना है, यानी गुणनखंड लेना है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहूं कि 6 और 9 का ही मान लो लॉसो निकाला, 6 और 9 का ही, अगर मैं कहूं कि 6 और 9 का ही मान लो मौसो निकालना है, तो इसका मतलब क्या लेना है, इसका फैक्टर लेना है, वो भी कॉमन होना चाहिए और सबसे ज्यादा वाला होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूं 6 का फैक्टर पूछूं, 6 का फैक्टर, ठीक है, यानी गुणनखंड कहूं, तो क्या होगा बताओ जल्दी से, 1 भी होगा, ठीक है, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होगा, 6 भी होगा, क्योंकि 6 से भी कटेगा ना, तो 6 भी होगा। कोई डाउट है? अच्छा अब यहाँ देखो अगर मैं 9 के फैक्टर की बात कहूं, तो बताओ 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 3 होगा, समझ रहे, और फिर क्या होगा बताओ, 9 होगा। ठीक है, अच्छा कॉमन फैक्टर बता दो क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन फैक्टर 1 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे बताओ हाईएस्ट वाला कौन है, यानी अधिकतम वाला कौन है, तो 3 है, इसका मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो मौसम होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। बोलो समझ में आया ना। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।